नमस्कार। तो 2025 खत्म हो रहा है और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये साल अ, एक तेज रफ्तार वाली फिल्म जैसा लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल। कहीं जबरदस्त एक्शन, कहीं ड्रामा और कहीं कहीं तो पूरा सस्पेंस। हाँ आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी फिल्म के अलग अलग रिव्यू हैं जो भारत की इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी और हेल्थ की कहानी बताते हैं। सही बात है। तो आज हम इन अलग अलग कहानियों को जोड़कर एक पूरी पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि 2025 में भारत के लिए सबसे बड़ी जीत क्या थी, सबसे बड़ी चुनौतियां कहां से आईं और 2026 के ट्रेलर में क्या दिख रहा है। बिल्कुल। और ये साल विरोधाभासों से भरा रहा है ना। हाँ। एक तरफ तो बड़ी बड़ी नीतियां और नए ट्रेड एग्रीमेंट से उम्मीदें जगी, वहीं दूसरी तरफ कुछ अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मुद्दों ने चिंताएं भी काफी बढ़ा दी। आज इन्हीं सब पहलुओं पर गहराई से नजर डालेंगे। चलिए फिर इकोनॉमी की बात से शुरू करते हैं। साल की शुरुआत तो काफी धमाकेदार लग रही थी। हाँ, पॉजिटिव माहौल था। फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़े ट्रेड समझौते का ऐलान किया। फिर बजट में इनकम टैक्स की दरें कम की गईं। हाँ, सरकार का मकसद साफ था, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देना ताकि बाजार में डिमांड बढ़े। और ये सिलसिला रुका नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सितंबर में जीएसटी काउंसिल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए। हाँ, वो स्लैब ही हटा दिए। इससे कई चीजें सस्ती हुई और फिर नवंबर में 4 नए लेबर कोड भी लागू कर दिए गए। लेकिन ये सब तो देश के अंदर की बातें हुई। बाहर के मोर्चे पर क्या चल रहा था? बाहर भी अच्छी खबरें आ रही थी। ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ अहम व्यापारिक समझौते हुए। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी ईएफटीए देशों के साथ हुआ समझौता लागू हो गया। ईएफटीए, इसमें स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे देश हैं? है ना? बिल्कुल। अमीर देशों का ग्रुप है और इन्होंने 15 सालों में भारत में $100 बिलियन के निवेश का वादा किया है। $100 बिलियन? हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक मिनट, मुझे यहाँ कुछ समझने में मुश्किल हो रही है। एक तरफ इतने बड़े बड़े व्यापार समझौते हो रहे हैं, एफटीए से $100 बिलियन आ रहे हैं, ब्रिटेन से डील हो रही है, और दूसरी तरफ अमेरिका, जो हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है, वो अचानक कहानी में विलन की तरह एंट्री लेता है। ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। ऐसा क्यों हुआ? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहीं से 2025 की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अच्छा। देखिए, ये जो घरेलू मांग को बढ़ाने और ब्रिटेन ईफ्टा के साथ समझौते हो रहे थे, वो शायद सरकार की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे। शायद उन्हें अंदाजा था कि अमेरिकी व्यापार नीति को लेकर अनिश्चितता बढ़ने वाली है। मतलब वो पहले से तैयारी कर रहे थे? लगता तो यही है कि बाहरी झटकों से बचने के लिए अंदरूनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और अमेरिका पर निर्भरता कम करना जरूरी था। और उनका अंदाजा सही निकला। बिल्कुल। फरवरी के दोस्ती के बाद अप्रैल में राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक भारत समेत कई देशों पर वो लिबरेशन डे टैरिफ लगा दिए। हाँ। बातचीत के लिए 90 दिन का वक्त दिया, लेकिन कोई हल नहीं निकला और जुलाई के अंत में भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया गया। और वो यही नहीं रुके। नहीं, एक हफ्ते बाद ही भारत के रूस से तेल खरीदने को बहाना बनाकर 25% का एक और टैरिफ ठोक दिया। मतलब कुल मिलाकर 50%। 50%? आप सोचिए, ये तो व्यापार युद्ध से भी बढ़कर है। ये तो लगभग व्यापार पर पाबंदी लगाने जैसा है। सही बात है। इसने दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता को एक तरह से खत्म ही कर दिया और इसका सबसे बुरा असर हमारे कपड़ा, हैंडीक्राफ्ट और दूसरे छोटे उद्योगों पर पड़ा, जिनके लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार है। तो सरकार ने इसका मुकाबला करने के लिए क्या किया? सरकार ने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की घोषणा तो की है, जिसमें निर्यातकों को सस्ता कर्ज देने और लॉजिस्टिक्स की बाधाओं को दूर करने की बात है। लेकिन उसकी पूरी डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं। हाँ, यानी बाकी हैं। कुल मिलाकर जो साल इतनी उम्मीदों के साथ शुरू हुआ था, उसका अंत एक बड़ी अनिश्चितता के साथ हो रहा है। तो 2026 के लिए इसका क्या मतलब है? क्या इकोनॉमी की गाड़ी धीमी पड़ने वाली है? आरबीआई का अनुमान तो यही कहता है। उन्होंने 2025-26 के लिए विकास दर का अनुमान 8% से घटाकर 7.3% कर दिया है। मतलब गिरावट। हाँ, और अमेरिका के साथ ये टैरिफ वाली खींचतान शायद अगले कुछ और महीने चले। मतलब नए साल में इकोनॉमी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी है। तो इकोनॉमी में अमेरिका एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा। क्या विदेश नीति में भी यही कहानी थी? क्या वॉशिंगटन के साथ बिगड़ते इन व्यापारिक रिश्तों ने भारत को दुनिया में नए दोस्त तलाशने पर मजबूर कर दिया? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एक स्रोत तो 2025 को भारतीय विदेश नीति के लिए झटके और आश्चर्य का साल कहता है। झटके और आश्चर्य? हाँ, और सबसे बड़ा झटका वॉशिंगटन से ही आया।
ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ सिर्फ एक आर्थिक हमला नहीं थे, वो एक जियोपॉलिटिकल संदेश भी थे। इसके साथ ही H-1B वीजा और छात्र वीजा पर सख्ती ने हजारों भारतीयों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ हमारे ऑपरेशन सिंदूर के संघर्ष विराम में मध्यस्थता का दावा करके हाँ, और पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट की सप्लाई को मंजूरी देकर भारत को और भी नाराज कर दिया। ये तो बहुत बड़े झटके थे। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि रूस से तेल खरीदने पर हमें सिर्फ अमेरिका से ही नहीं बल्कि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन से भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। अच्छा, यूरोप से भी? जी, तो एक तरफ पश्चिम से दबाव बढ़ रहा था और दूसरी तरफ पड़ोस में भी आग लगी हुई थी। पड़ोस में क्या हो रहा था? पाकिस्तान के साथ तो तनाव चल ही रहा था, लेकिन नेपाल में सरकार गिर गई और बांग्लादेश में एक दक्षिणपंथी नेता की हत्या के बाद भारत विरोधी हिंसा भड़क उठी थी। हाँ, इन सब घटनाओं ने भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विदेश नीति के मोर्चे पर इतनी सारी चुनौतियों के बाद तो ऐसा लगता है कि भारत चारों तरफ से घिर गया था। क्या इन स्रोतों में इस बात का कोई जिक्र है कि भारत ने इस दबाव से निकलने के लिए कोई जवाबी रणनीति अपनाई? बिल्कुल, और यहीं से कहानी में आश्चर्य वाला हिस्सा शुरू होता है। अच्छा, जब अमेरिका और यूरोप से रिश्ते ठंडे पड़ रहे थे, तब भारत ने दूसरी दिशाओं में हाथ बढ़ाना शुरू किया। सबसे बड़ी कामयाबी कनाडा के साथ संबंधों को सुधारना थी। हाँ, वो 2023 से रिश्ते बहुत खराब थे, जब कनाडा ने एक अलगाववादी की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। वो तो बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक संकट था। लेकिन इस साल प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा का दौरा किया और नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ मिलकर उन मतभेदों को दूर करने पर सहमति बनाई। ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। और दूसरा बड़ा आश्चर्य तालिबान के साथ नजदीकियां बढ़ाना था। ये तो एक बहुत बड़ा यूटर्न है। हाँ, ये एक चौंकाने वाला लेकिन रणनीतिक कदम था। हमारे विदेश सचिव ने काबुल जाकर तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। और फिर अक्टूबर में मुत्तकी दिल्ली भी आए थे। हाँ, और उनका यहाँ गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया। लेकिन तालिबान के साथ इस मेल मिलाप पर जरूर सवाल उठे होंगे। मतलब, एक ऐसा शासन जो महिलाओं के अधिकारों का दमन करता है, उसके साथ नजदीकी बढ़ाने को लेकर क्या आलोचना हुई, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है? आलोचना तो हुई और सरकार पर यह आरोप भी लगे कि वो एक दमनकारी शासन को वैधता दे रही है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रणनीतिक कारण था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है और तालिबान अब पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया है। अच्छा, तो इससे भारत को एक मौका मिला। बिल्कुल, अब पाकिस्तान उस दो मोर्चे की समस्या का सामना कर रहा है जिसका सामना भारत आमतौर पर चीन और पाकिस्तान के साथ करता है। चीन का जिक्र आया, तो उनके साथ कैसे रहे रिश्ते? चीन के साथ सुलह की प्रक्रिया जारी रही, जो 2024 में शुरू हुई थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई, वीजा और उड़ानें भी बहाल हो गईं। और बाकी पड़ोसियों के साथ? भूटान, श्रीलंका और मालदीव के साथ संबंधों को मजबूत किया गया। खास तौर से चक्रवात तितवा के बाद श्रीलंका को दी गई $450 मिलियन की मदद की बहुत तारीफ हुई। तो कुल मिलाकर भारत ने पश्चिम के दबाव का जवाब अपने पड़ोस और दूसरी शक्तियों के साथ रिश्ते सुधार कर दिया। हाँ, एक तरह से। तो हमने देखा कि कैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भरोसे की चुनौती से जूझ रहा है, चाहे वो अमेरिका जैसे पुराने साथी के साथ हो या तालिबान जैसे नए संपर्क के साथ। लेकिन शायद भरोसे की सबसे बड़ी चुनौती घर के अंदर ही है, खासकर जब बात 1446 करोड़ लोगों की सेहत और जान की आती है। आपने एक बहुत अहम मुद्दे की तरफ इशारा किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2025 चुनौतियों से भरा रहा है और इसकी शुरुआत ही एक बड़े झटके से हुई। किस झटके से? साल की शुरुआत में अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर हो गया। हो, इसका भारत पर क्या असर पड़ा? सीधा और बहुत गहरा असर पड़ा। अमेरिका WHO के जरिए कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों को फंड करता था, जैसे PPFAR जो HIV एड्स के लिए काम करता है। अच्छा। अमेरिका के बाहर होते ही भारत में HIV एड्स, जनसंख्या सेवाओं और माँ बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़े कई जरूरी प्रोग्राम्स की फंडिंग अचानक बंद हो गई। और देश का अपना हेल्थ बजट भी तो लक्ष्य से कम ही है। हाँ, हमारा स्वास्थ्य बजट GDP के 2% से भी नीचे है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य 2.5% का है। और ये फंडिंग की कमी जमीन पर दिखती है। बिल्कुल, जैसे भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था, जो वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले था। लेकिन अब वो एक सपना ही लगता है। हम लक्ष्य से बहुत दूर हैं। यहाँ एक और डरावना आंकड़ा है। WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर 3 में से 1 इंसान में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया मिला है, जबकि दुनिया भर में ये आंकड़ा हर 6 में से 1 का है। हाँ,
इसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या AMR कहते हैं, मतलब हमारी दवाइयां बेअसर होती जा रही हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य इमरजेंसी बन रही है और इसकी वजह हम सब जानते हैं। बिना डॉक्टर से पूछे एंटीबायोटिक्स लेना, दवा का कोर्स पूरा ना करना और नियमों का सख्ती से लागू ना होना। बिल्कुल सही बात है। केरल इकलौता राज्य है जिसने इसे कंट्रोल करने में कुछ कामयाबी हासिल की है। बाकी राज्यों को उनसे सीखने की जरूरत है। लेकिन इस साल की सबसे दुखद और शर्मनाक खबर तो शायद दवा की क्वालिटी से जुड़ी थी, जिसने पूरे देश के भरोसे को हिलाकर रख दिया। हाँ, वो एक भयानक त्रासदी थी। साल के अंत में मध्य प्रदेश में 25 बच्चों की मौत एक खांसी की दवाई पीने से हो गई। 25 बच्चे? जी, जब लैब में जांच हुई तो पता चला कि तमिलनाडु में बनी इस दवाई में डाइथीलीन ग्लाइकॉल नाम का एक जहरीला इंडस्ट्रियल केमिकल था, जो किडनी और लिवर को फेल कर देता है। और ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले अफ्रीका के गाम्बिया में भी भारत में बने कफ सिरप से 70 बच्चों की जान जा चुकी है। ये सिर्फ एक कंपनी की गलती नहीं लगती है ना, ये तो पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर हमारे क्वालिटी कंट्रोल और रेगुलेटरी सिस्टम की नाकामी को दिखाता है। सवाल ये उठता है कि हमारा ड्रग कंट्रोलर क्या कर रहा है? ऐसी जहरीली दवाएं फैक्ट्री से निकलकर बाजार तक और बच्चों तक पहुंच कैसे जाती हैं? जब तक हम इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढते, तब तक भारत के दुनिया की फार्मेसी बनने का सपना अधूरा ही रहेगा। सही बात है। हम दुनिया का भरोसा कैसे जीतेंगे जब हमारे अपने देश में बनी दवाएं ही सुरक्षित नहीं है? एग्जैक्टली। तो जब हम 2025 को अलविदा कह रहे हैं तो तस्वीर साफ है। एक तरफ नए व्यापार समझौते और नई डिप्लोमेटिक शुरुआत की उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध, पड़ोस में अशांति और हेल्थ केयर में क्वालिटी और भरोसे का एक गहरा संकट। इन सभी चर्चाओं को अगर हम जोड़कर देखें तो एक शब्द बार बार सामने आता है, भरोसा। भरोसा। हाँ, 2025 की कहानी सिर्फ आंकड़ों या समझौतों की नहीं है, बल्कि भरोसे की है। क्या हम अमेरिका जैसे अपने सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर पर भरोसा कर सकते हैं? क्या हमारे पड़ोसी हम पे भरोसा कर सकते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम भारत या अपनी ही देश में बनी दवाओं की गुणवत्ता पर भरोसा कर सकते हैं? तो जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। भारत जब दुनिया की एक बड़ी शक्ति बनने का सपना देख रहा है, तो 2026 में वह देश के अंदर और बाहर भरोसे और गुणवत्ता के इन बुनियादी सवालों का सामना कैसे करेगा?